आज लोग अपने बेटा और बेटी को लेकर के बहुत परेशान हैं, जिसमें विशेष रूप से उनका दाम्पत्य जीवन और शादी विवाह आ रहा है। बहुत सारे योग, बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत ग्रहों की बहुत सारी अवस्थाएं इन पर प्रभावी होती हैं, किंतु जो विशेष प्रभाव वाला क्षेत्र है मैं उसी को ग्रहण कर रहा हूँ। देखिए, मंगल, शुक्र और बृहस्पति, यही तीन ऐसे ग्रह हैं जो पुत्र पुत्रियों की शादी और उनके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं। मंगल, शुक्र और गुरु, इनमें ऐसा है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मांगलिक हो जाता है, कोई मांगलिक हो जाता है, और जैसे मान लीजिए मंगल 8वें घर में पड़ गया तो मांगलिक हो गया। किंतु ध्यान रहे, मैं एक बात बता दूं कि यह मंगल यदि 8वें घर में पड़ा है, मांगलिक है, किंतु किसी भी तरह से यदि लग्न में, किसी भी तरह से यदि लग्न में शुक्र या गुरु के साथ है, ध्यान दीजिए, बता दूं मैं, केवल अगर मंगल लग्नेश हो, जैसे मान लीजिए कि मेघ लग्न हो और उसी में मंगल हो, तो मात्र लग्नेश हो जाने की वजह से उसका मांगलिक दोष दूर नहीं होगा। ये एक अच्छी बात नहीं होती है। कारण क्या है? अच्छी बात क्या, सिद्धांततः ठीक नहीं है, सिद्धांत इसको गलत मानता है। कैसे? कि जैसे मान लीजिए कि जो ग्रह अपने अंतिम घर का स्वामी होता है उसी घर का वो प्रभाव दिखाता है। तो मेष लग्न में क्या होगा कि अगर मेष लग्न में मंगल मेष लग्न में ही है, किंतु उसका अंतिम घर कौन सा पड़ेगा? 8वां। वृश्चिक राशि हो जाएगी वहाँ पर, तो 8वां हो जाएगा। तो इस तरह से अब उसका लग्नेश का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, वो अष्टमेश का ही प्रभाव देगा, और इस तरह से यह कुंडली पूर्ण मांगलिक हो जाएगी। अब यह ध्यान दें कि अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति में अगर गुरु उसके साथ है, गुरु यदि गुरु से संयुक्त है, तो कहेंगे कि गुरु अब भाग्येश, क्योंकि वैसी अवस्था में वो 9वें भाव का स्वामी हो जाएगा। तो भाग्येश और लग्नेश का योग मान करके लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी कुंडली हो जाएगी। ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो द्वादशेश भी होगा, व्ययेश, और इस तरह से कुंडली भयंकर मांगलिक हो जाएगी। अब देखिए, मैं और चीज़ बता रहा हूँ, एक और चीज़, जैसे मान लीजिए कि मंगल 7वें घर में बैठ गया, और 7वें घर में मान लीजिए वो कर्क राशि का ही, जैसे नीच का हो, कर्क राशि में ही बैठ गया, किंतु एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यदि कर्क राशि में मंगल बैठ करके नीच का है तो वो मांगलिक नहीं होगा। इसके लिए बताया भी गया है कि सबले गुरु भृगौवा लग्ने रवि संस्थे पिवा वक्रीणी नीचार गृहस्थे रवि संस्थे भौम दोषो न जायते। यदि कर्क राशि में मंगल बैठा है 7वें घर में, तो वो मांगलिक नहीं होगा। कर्क राशि में मांगलिक वो नहीं होगा। और विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यदि शनि से युक्त हो जाए, कहते हैं ना कि शनि भी बहुत पापी ग्रह है, किंतु यदि शनि से युक्त हो जाए मंगल, तो वह मंगल उसके लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही उन्नतिदायक, धन संपदा दायक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है मंगल, ये बहुत
लाभकारी। तो ये जो है ना, ये बेटा बेटी की शादी में ये, और कभी कभी होता क्या है कि ऐसी स्थिति में मांगलिक मान करके और अच्छे खासे रिश्ते जो है ना टूट जाते हैं, नहीं हो पाते हैं। और मैं ऐसे, याद तो नहीं आ रहा है, 1700-1800 के आसपास ऐसे मुझे याद आ रहे हैं उदाहरण, जो शादी हुए आज 14-15 साल से ऊपर हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, और बड़ी सुखमय ज़िंदगी, बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी वो लोग बिता रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ऐसे ऐसे जो है नहीं मानना। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, कहते हैं कि मंगल और शनि या सूर्य इत्यादि तीसरे भाव में बैठ जाएं, तीसरे भाव में, तो बड़े अच्छे माने जाते हैं। जैसे 11वें भाव में माने जाते हैं। 11वें भाव में अशुभ जो हो जाते हैं ना, अभी तो बैठ रहे हैं सब रवि, अरे ये क्या नाम है, राहु शनि, सब शुक्र, सब बैठ रहे हैं एक साथ। और वृक्ष राशि वाले अब देख रहे होंगे कि उनकी क्या परेशानी है, क्या उनके साथ बीत रही है, विशेषतया रोहिणी और कृतिका नक्षत्र वाले, क्या उनके साथ परेशानी होगी वो ही जान रहे होंगे, बाकी क्या कहूँ। ठीक वैसे ही तीसरे घर में यदि ये बैठते हैं तो कहते हैं कि बड़े बहुत अच्छा इनका प्रभाव होता है। किंतु ये भी ध्यान दीजिए कि तीसरे घर में यदि यही बैठ गए, राहु शनि मंगल सब बैठ गए, तो यूँ समझ लीजिए कि उसके भाई बंधु, मामा मामी, माता पिता, इन सब से संबंध इतना बिगड़ जाएगा, इतना बिगड़ जाएगा कि वह अकेला पड़ जाएगा। तो किसी भी स्थिति में ऐसे नहीं कह देना चाहिए कि ये खराब है। आज तो मैं अपने मुख्य विषय पर आता हूँ, बेटा बेटी की शादी में। अभी देखिए शनि यदि लग्न में बैठ जाए तो भी लोग मानते हैं, इसको बुरा मानते हैं, क्योंकि 7वें घर पर उसकी दृष्टि हो जाती है, 7वें घर पर उसकी दृष्टि हो जाती है। तो ये ध्यान दीजिए, बता दूं मैं आपको कि ये सिद्धांत ही बता रहा है कि तुला कोदंड मीन स्थे लग्न स्थे व आप शनि से, यदि ये लग्न में शनि बैठ जाए, तुला में, धनु में, मीन में इत्यादि में बैठ जाए, तो वह ग्रामाधिपो नगदोप्यवा, कि वो ग्राम का मुखिया या राजा होता है। तो मात्र शनि से नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, अगर शनि मेष राशि में, सिंह राशि में, कर्क राशि में और वृश्चिक राशि में यदि लग्न में बैठा हो, तब वो उस आदमी की शादी या तो होती ही नहीं है, या किसी भी तरह से करते करते गांधर्व विवाह या कैसे भी भगा करके या जैसे भी हो, कुछ शादी अगर हो भी जाए तो वह शादी अगर 1.25 साल तक अगर टिक जाए तो बहुत है, वरना नहीं टिक सकती है, नहीं टिक सकती है। तो इस तरह से यदि बेटा बेटी की शादी में कोई परेशानी आ रही है, उनका दाम्पत्य जीवन कटुमय हो गया है, तो पहले ये ध्यान दें कि वो क्यों। जैसे कि मैं बताया आपको कि कहते हैं कि मान लीजिए कि गुरु कर्क राशि में उच्च का हो करके बैठा है लग्न में, कर्क राशि का लग्न में उच्च का होकर के बैठा है, और यदि अपने खूब अच्छा घर होता है, मंगल का 10वां होता है, मंगल बैठ गया, तो वो समझ लीजिए कि वो लड़का कभी कुछ कर नहीं, ठल्ला निकम्मा हो जाएगा। और एक चीज़ और भी होती है, क्योंकि वैसी स्थिति में मंगल की दृष्टि लग्न पर भी पड़ती है और चौथे भाव पर भी पड़ती है, तो ये ऐसी दृष्टि में ध्यान दीजिएगा कि उसका परिवार भी मतलब कि टूट फूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो ये ऐसे नहीं होता है। लेकिन ये मंगल, गुरु और शुक्र, यही तीन जो होते हैं, ये देखिए शुक्र क्या है, शुक्र वीर्य का, मतलब कि ये जो है ना जेनिटो स्पर्मोडक्ट को प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है। अभी इस विज्ञान में क्या बताऊंगा कि उसको कौन सी जो है ना रेज रिलीज होती है और क्या, वैसे छोड़िए उसको। मंगल जो है, शुक्र जो है, ये ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विवाह किया हुआ जीवन भी व्यथित हो जाता है, शादी टूट जाती है, मुकदमे बवाल झगड़े में फंस जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से बेटा बेटी की शादी का अगर दोष या उनमें आई हुई बाधा का निवारण करना है, तो पहले कुंडली में मंगल, शुक्र और गुरु की स्थिति को निर्धारित कीजिए और फिर उसके बाद उसकी शांति कराइए। फिर बेटा बेटी की शादी और उनका वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुखमय रहेगा। इसमें बता दूँ एक आपको कि एक जो होता है ना, वो कुंजरीक कहते हैं, इसको हमारी समझ से ठेठ देहाती भाषा में कुजरिया भी कहा जाता है, कुजरिया। तो अगर
इसको हम धारण करा देते हैं जिसके साथ ये दोष है, तो उसका दोष लगभग समाप्त हो जाता है, लगभग समाप्त हो जाता है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बाहरी ग्रह के आवरण, जो हमारे चारों तरफ जो आवरण बन जाता है ग्रह का, उनका भेदन करते हैं और उन ग्रहों की अवस्थाओं को समाप्त कर देते हैं, जिनके कारण ये बाधा उत्पन्न होती है। तो कुजरिया, कुंजरी भी कहते हैं और कुजरिया भी कहते हैं, इसको बनवा करके और धारण करा लेते हैं तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। और मंगल दोष या शादी विवाह, मंगल दोष ही नहीं, मंगल, शुक्र या गुरु, तीनों में से किसी दोष से ये इसकी अगर शादी विवाह टूट जाता है, नहीं होता है, या विवाह हो जाने के बाद भी परेशानी हो जाती है। और एक चीज़ और है, संतान की बाधा हो जाती है। तो संतान की बाधा में तो एक और अलग खड़ा हो जाता है, लेकिन संतान की बाधा पर भी ये बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। तो इस तरह से पहले आप अपने कुंडली को देख लीजिए कि उसमें क्या है, तब उसकी शांति कराइए, अन्यथा कोई लाभ नहीं होता है। मैं ये भी देखा हूँ कि सब कुछ ऐसे कराने के बाद भी और जीवन गुजर जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य मुद्दा यही था। आप ध्यान दीजिए, मैं बता दूँ आपको, कोई भी संदेश हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कीजिए 9889649352। कोई तर्क वितर्क तो कीजिए, शास्त्रार्थ में कीजिए। किसी भी प्रश्न, ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, समस्या होगी तो मैं उसका उत्तर दूंगा और शुल्क लूँगा। वीडियो लंबी हो रही है, मैं किसी दूसरे विषय के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ।